तो हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त और होस्ट आपका इस ब्यूटीफुल से सेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस फटाफट सीरीज में कवर करेंगे पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड इन जस्ट 30 मिनट्स। तो ये सब कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग करता है। अब हम लोग जब डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में बोले तो हमने क्या बोला, टैक्सोनॉमी नामकरण के बेसिक्स पे हम लोग क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल, सब ठीक? तो लो आ गई हूँ मैं फिर से पूरे के पूरे चैप्टर को सिर्फ 30 मिनट्स और उससे भी कम समय में कंप्लीट करने के लिए। तो रेडी हो एग्ज़ाम के पहले क्विक रिवीजन के लिए? तो हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त और होस्ट आपका इस ब्यूटीफुल से सेशन में स्वागत करती हूँ। तो चलो शुरू करें हमारा फटाफट सीरीज़ का क्विक रिवीजन। तो आज हम लोग इस फटाफट सीरीज़ में कवर करेंगे पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड इन जस्ट 30 मिनट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले देख लेते हैं कि इसके टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कौन से डिफाइनिंग फीचर्स है, कौन सा ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन वगैरह, कौन सा एग्जैक्टली डिफाइनिंग फीचर्स होता है। फिर कुछ एक्सेप्शंस के बारे में देखेंगे, मेटाबॉलिज्म के बारे में देखेंगे, कॉन्शियसनेस के बारे में देखेंगे, फिर टैक्सोनॉमिकल एड्स हो गए, क्लासिफिकेशन, हायरार्की हो गई, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। बाइनोमियल के रूल्स और उसके एग्जाम्पल्स भी, फिर कंजर्वेशन के स्ट्रैटेजीज भी कवर करेंगे। और PYQ और MCQs जो है उसके मैं हिंट्स ज़रूर आपको दे दूँगी। अब ये सेशन आपको यूज़ कब आएगा? जब आपने डिटेल्ड वन शॉट देख लिया हो, आपके पास नोट्स रेडी हो और आपने नोट्स रखा है सामने में। अब आपको करना है उसको रिवाइज। जो मैं आपको बोलती हूँ ना, कीप ऑन रिवाइजिंग इट, रिवाइजिंग इट, रिवाइजिंग इट। तो ये इतना इफेक्टिव लेक्चर मैं बना रही हूँ कि आपको अकेले बैठ कर रिविज़न नहीं करना पड़ेगा, आपके साथ आपकी दोस्त बैठेगी रिविज़न के लिए। तो रेडी हो अब अपनी फेवरेट दोस्त के साथ बैठ के पढ़ने के लिए? मैंने खुद से खुद को तुम्हारा फेवरेट बोल दिया है, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज। सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट कि कौन से डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। जब मैं बात करूँ डिफाइनिंग फीचर्स का, इसका मतलब कुछ ऐसे फीचर्स जिसके वजह से मैं कह सकती हूँ कि लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है। जब फर्स्ट टाइम, अब तुमको लग रहा होगा कितना लेम बात है ना, क्या इनको ये भी नहीं पता है कि ये जिंदा है, ये मरा हुआ है। बट जब जस्ट बायोलॉजी का डिस्कवरी हुआ था, लोग बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दे रहे थे, उस टाइम पे ये बात बड़ी टिगड़म वाली बात थी कि भाई एग्जैक्टली हम इसको लिविंग कैसे बोलेंगे। अब इस सब के पहले जो ये सब्जेक्ट है जहाँ से ये सब चीज़ की शुरुआत हुई वो देखते हैं, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी वर्ड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, वन इज़ बायो एंड अनदर वर्ड इज़ लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो बेसिकली दिस इज़ द सब्जेक्ट वेयर वी स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी, ठीक है? अब जो पौराणिक टाइप के लोग थे, उन लोगों ने क्या किया था, जितनी दुनिया में मैटर है उन सब को या तो बोल दिया ये एनिमेट है या तो इनएनिमेट है। जब तुम एनिमेट वर्ड का बात करो, यहाँ पे हाईलाइटेड है, तो एनिमेट का मतलब होता है लिविंग और इनएनिमेट का मतलब होता है भाई नॉन लिविंग। अब क्वेश्चन ये आया कि हाउ आर यू एबल टू डिफाइन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आगे बढ़ते जाते हैं। तो अंडरस्टैंड, पहली बात तो ना ये सारी चीज़ें हम साइड में रखते हैं, बायोलॉजी को पढ़ा कैसे जाता है वो भी देखते हैं, ठीक है? तो बायोलॉजी को पढ़ने के ना दो व्यूज़ होते हैं, दो नज़रिया होता है। हम ऐसे बोलते हैं नज़रिए की बात है जनाब। तो यहाँ पे दो नज़रिया है मेरे दोस्त। एक नज़रिया होता है जैसा हम खुद को बहुत महान समझे, जैसे हम समझे कि इंसान सबसे ऊपर होता है भाई, बाकी सब तो चिंदी पिंदी निंदी है, तो उसको कहते हैं आर्थ्रोपोसेंट्रिक व्यू। यानी कि ऐसा व्यू जिसमें हमें लगता है कि ह्यूमन सबसे ऊपर है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने कह दिया कि ये सबसे ऊपर है, इसका मतलब मैंने ये बोल दिया कि मुझे बाकी ऑर्गेनिज्म से कुछ लेना देना नहीं है, सबसे ऊपर ह्यूमन है, बाकी सब तो मेरे नौकर है। जैसे बिल्ली वाली मेंटालिटी होती है ना कि मैं इसकी मालकीन हूँ, इसके वजह से ये मुझे सर्व कर रहा है, वैसा मेंटालिटी है ना। दूसरा होता है बायोसेंट्रिक व्यू। बायोसेंट्रिक व्यू का मतलब होता है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, सारे ऑर्गेनिज्म को इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। ये हमारे पूरी दुनिया के, हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड के सिचुएशन में। अब जब हम लोग ऐसा पर्सपेक्टिव रखते हैं कि सब इक्वल होते हैं तो प्रोग्रेस भी बढ़ जाता है। अब इमेजिन करो, जैसे पहले के समय में होता था कि इनइक्वालिटी होती थी, आदमियों को काम करने दिया जाता था, औरतों को बोलते थे नहीं काम नहीं कर सकते। तो अगर वैसे सिचुएशन होता तो आज जो इतने बड़े बड़े हम लोगों को रिफॉर्मिंग चेंजेस दिख रहे वो नहीं हो पाता। तो एग्जैक्टली तुम यहाँ पे बैठा सकते हो। और
बायोसेंट्रिक व्यू जो है वो सिर्फ अभी से नहीं, हमारा इंडियन कल्चर तो स्टार्टिंग से बोलता आ रहा है। हमेशा हम बोलते हैं ना कि वसुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब ही होता है वर्ल्ड इज अ फैमिली। तो हमें थोड़ा सा जिस्ट मिल चुका है, अब आगे समझते हैं कौन से टाइप की सिमिलैरिटीज होती है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी, वन इज हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी एंड अनदर वन इज वर्टिकल सिमिलैरिटी। हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी का तुम एच ले लो, फर्स्ट वर्ड एच होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सेम जनरेशन में होने वाली सिमिलैरिटी, इंटर जनरेशन सिमिलैरिटी। अब अगर तुम वर्टिकल सिमिलैरिटी का बात करो तो इसका मतलब होता है वी, मतलब ऊपर से नीचे आना, यानी कि एक जनरेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और जो प्रेजेंट जनरेशन है, उन दोनों में से जो सिमिलैरिटी है उसको ही हम कहते हैं अपना वर्टिकल सिमिलैरिटी। तो अब अगर मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से ये छोटे डायग्राम से बताऊँ तो ध्यान देना, ये मेल है, ये फीमेल है, अब दोनों ने किया फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, उसके वजह से दो बंदे आए, मतलब सिबलिंग्स है वो लोग। तो अगर सिबलिंग्स के बीच में आप लोग कोई सिमिलैरिटीज देख रहे हो उसको आप हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी कहोगे, बट अगर पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में सिमिलैरिटी दिखे तो उसको वर्टिकल सिमिलैरिटी कहते हैं। तो ये दो तरीके की सिमिलैरिटीज हम फाइंड कर सकते हैं और ये बात एकदम सत्य है। बट जैसे ही हम लोग इस सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जितने ऑर्गेनिजम्स हैं ना दुनिया में वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ना वो कॉमन है। या तो हमें डीएनए है या तो हमें आरएनए है। आरएनए तो खैर मेन जो जेनेटिक मटेरियल है वो वायरस में होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अपने पास प्रेजेंट है। अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ ने अर्नेस्ट मेयर साहब को बहुत ज़्यादा महान बता दिया था। उनको 20th सेंचुरी का डार्विन बोल दिया गया था। अब क्यों बोल दिया गया था? क्योंकि उनने ना ऐसी बात कही ना जो अभी भी गलत नहीं है। उनने क्या बोला कि देखो, नेचर का एक रूल है कि हमें स्पीशीज़ के अंदर इंटरब्रीडिंग करना है। स्पीशीज़ के बाहर अगर तुमने ब्रीड किया ना तो नेचर आएगा अपनी छड़ी लेकर तुमको फटके लगाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि स्पीशीज़ के अंदर ब्रीडिंग हो। बट हम तो इंसान है, हम लोग नहीं नहीं इसका नहीं सुनेंगे हम लोग। हमें काम करते हैं, हम लोग कुछ लोग झोल करके देखते हैं। तो हमने बोला हम क्या करें, तो हमने लिया मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, बोला चलो ब्रीड करो। उसके वजह से म्यूल तो आया, उसके वजह से खच्चर तो आया, बट वो स्टराइल निकला, मतलब ही कैन नॉट बी मॉमी और डैडी। तो ये दिक्कत हो गया। अब दूसरे सिचुएशन में बोला शायद हमने लड़के को गधा बना दिया, इसके वजह से काम कर तो उल्टा करते हैं। तो उनने ना लड़का हॉर्स लिया और लड़की जो डोंकी ले ली, बोला अब देखते क्या होता है। तो उसके वजह से हाइनी तो बना लेकिन वो भी स्टराइल निकला। ओहो, फिर से नेचर जीत गया। फिर उसके बाद में मेल लिया लायन, बोला कि टाइगर के साथ उसको फ्यूज़ करवाते चलो। तो लाइगर बन तो गया, वो भी स्टराइल। बोला नहीं नहीं उल्टा करके देखते। फिर टाइगर लिया मेल और फीमेल लिया लायन, तो उससे बना आप लोगों का टाइगन। फिर देखा तो यहाँ पे सिचुएशन आ गया कि वो भी स्टराइल है। तो अब तक तुम अगर ये बात देखो, वो बोल के गए थे इतने समय पहले, बट अब तक उनकी बात को कोई गलत नहीं कर पाया। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ जो है ये सत्य है, सत्य थी, सत्य रहेगी। इसके वजह से इनको हीरो बना दिया गया यार। तो एग्जैक्टली हम लोग अपने जो भी हमारा स्पीशीज़ है उसके बाहर ब्रीड नहीं कर सकते। रीज़न क्या होता है, अब तुम ऑब्जर्व करोगे, जैसे मम्मा के पास भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है और डैड के पास भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। अगर हम सेम स्पीशीज़ की बात करें, यानी कि अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ, बट अगर ह्यूमन को मैंने बोला नहीं मेरे को डॉग के साथ फ्यूज़ करवाना है, डॉग से बड़े लॉयल होते हैं ना, ह्यूमन लोगों में तो लॉयल्टी नहीं है ना, तो एक काम करता हूँ मैं, लॉयल्टी लानी है अभी फिर से एकदम से फुल लॉयल कल्चर रिटर्न करना है अपने को, तो एक काम करते हैं हम लोग डॉग से उसको ऐसे ब्रीड करवा देते हैं। तो उस सिचुएशन में पहली बात तो ब्रीडिंग ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है ना वो ऑड हो जाते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शुड बी इवन सो दैट इक्वली इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये वाला गड़बड़ हो जाता है तुम लोगों के साथ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये जो सारी हमने भसड़ देखी वो इस चीज़ के लिए थी कि भाई लिविंग क्या होता है, जिंदा हो कैसे तुम, वो तो मुझे प्रूफ करो। अभी के सिचुएशन में भी तो यही होता है, अगर कोई इंसान मर गया तो तुमको ना वो सर्टिफिकेट मानते कि मैं कैसे मानूँ वो मर गया है, लाश पड़ी है सामने, मैं कैसे मानूँ, सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ। तो वैसे ही मेरे को कैसे मालूम ये लिविंग है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कुछ, जैसे कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, अब डाइजेशन। तो ये सब कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग करता है। बट आप बोलोगे कि मैम ग्रोथ भी तो लिविंग ही करता है, तो बिल्कुल नहीं। अब एक बात बताओ, एक ना पहाड़ का ठेला है, उसके ऊपर कंटिन्यूसली डिपोजिशन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो वो भी एक टाइम पे अपना जो साइज़ है वो बढ़ा देगा। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि मैं उसको कह दूंगी ये जिंदा है, ऐसे नहीं होता। तो
कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसको हम लोग मानते ही नहीं है कि वो लिविंग में कंसिडर होता है। जो मैं सबसे बेसिक बताऊँ, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन डेफिनेटली लाइफ देता है, बट क्या वो लाइफ प्रोसेस है? क्या मैं हर ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्शन करता है मैं उसी को लिविंग बोलूँगी? नहीं। तो अभी जो हम लोगों ने मस्ती की थी नेचर के साथ, जो हमको छड़ी पड़ी थी, वो लोग तो फिर लिविंग नहीं हो गए। या जो इनफर्टाइल ह्यूमन हो गए, या फिर इन जो हमारे वर्कर बीज हो गए, वो लोग भी फिर नॉन लिविंग हो गए, अगर रिप्रोडक्शन को हमने मेन लिया। तो ये सब कन्फ्यूजन था। तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, हम ना एक रूल सेट करते हैं कि कौन से डिफाइनिंग फीचर्स है और कौन से नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। तो डिफाइनिंग फीचर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे फीचर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है? तो वो 100% शत प्रतिशत उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए। तो मैं बोलूँ कि तू लिविंग है, नहीं तो मैं बोलूँगी भाड़ में जा, तू नॉन लिविंग है। सीधा सिंपल सा बात है, ठीक है? तो उसके अंदर डेफिनेटली आप लोगों का रिप्रोडक्शन नहीं आएगा। तो अब आता क्या है? मेटाबॉलिज्म आ गया। अब मेटाबॉलिज्म है क्या? तुमने ना मेटाबॉलिज्म का बड़ा खेल सुना होगा कि मेटाबॉलिज्म मेरा बड़ा स्लो है, इसलिए मैं कुछ भी खाता हूँ तो मैं मोटा हो जाता हूँ। मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, तो मैं 6 रोटी खा लूँ तो भी मुझे कुछ नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म है क्या? तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बेसिक रिएक्शन विच इज़ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ठीक है? तो अब इसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का भी खेल आ गया। अब एक ऑर्गेनिज्म है जो सेल का टिश्यू बना रहा है, टिश्यू का ऑर्गन, ऑर्गन का ऑर्गन सिस्टम बना रहा है, फिर ऑर्गेनिज्म बना रहा है, तो वो लिविंग है। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं करता वो नॉन लिविंग है। मैम एग्जांपल दे दो। वायरस यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो ही नहीं करता जब तक उसको होस्ट ना मिले, इसलिए हम लोग वायरस को लिविंग मानते भी नहीं है, हम उसको बीच का बंदर मानते हैं। ना अभी लिविंग नहीं है तू, वैसा सीन है। और फिर नेक्स्ट हम देखें तो कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि मुझे अपने आजू बाजू के सराउंडिंग के बारे में नॉलेज है, मुझे पता है कि क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पे अगर सपोज भूकंप आ गया तो मुझे ये पता रहना चाहिए कि मेरे आजू बाजू के सिचुएशन में चल क्या रहा है। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर होता है, एक डिफाइनिंग फीचर होता है। तो हमने रूल्स को ना सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है? अब आगे देखते हैं और कॉन्सेप्ट्स के साथ ग्रोथ के बारे में समझते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा टफ था एक्सेप्ट करना अपने लिए कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं। तो देखते हैं कैसे। तो ग्रोथ जो है ना, सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं यार। तुम ऑब्जर्व करो, मैंने यहाँ नहीं लिखा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, आई हैव रिटन हियर कि ऑल ऑर्गेनिजम्स ग्रो, मतलब लिविंग भी ग्रो करेगा, नॉन लिविंग भी ग्रो करेगा। तुम गाँव चले जाओ, तुम्हारे खिड़की के ऊपर देखो कैसे डिपोजिशन हो जाएगा आपके धूल मिट्टी का, तो क्या वो ग्रो कर गया? साइज तो बढ़ गया, मास तो बढ़ गया, ग्रो कर गया? नहीं कर गया। क्या वो लिविंग है? नहीं लिविंग है ना? तो वैसा सिचुएशन था। तो उसने बोला कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ये सब ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से, बट जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिपोजिशन से ग्रो करते हैं। इसके वजह से हम लोग बोल नहीं सकते भाई कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर है। चलो एक बैक्टीरिया का एग्जांपल बताती हूँ। अब समझ लो सिंगल बैक्टीरिया रखा हुआ है, तो अगर सिंगल बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहा है ना, अपने को दिखेगा भी नहीं भाई, और जैसे 8 से 10 घंटे हो गए वो बैक्टीरिया का डिपोजिशन उधर आ जाएगा, अपने को दिखना शुरू हो जाएगा भाई। इसका मतलब ग्रोथ को अगर मैं मोटा मोटी समझूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू, तो अगर मेरा मास बढ़ा और मेरे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़े तो मैं समझ गई कि अच्छा जी अब हुई है इसकी ग्रोथ। अब तुम मान लो यहाँ पे एक ही बैक्टीरिया था, मेरे को नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे 10⁶ to 10�7 बैक्टीरिया आ गए, मतलब 10 के आगे 6 0, 10 के आगे 7 0, ये रेंज में बैक्टीरिया आ गए। कैसे नहीं दिखेगा? मेरे जैसे अंधे को भी दिखेगा, तुम्हारे जैसे बिन चश्मे वाले को भी दिखेगा, है ना? तो बेसिकली मतलब क्या होता है कि मास बढ़ गया, उसका वजन बढ़ गया, और इंडिविजुअल जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो बढ़ गए, ले ग्रोथ हो गया। बट ये तो पहाड़ के टीले पे भी हो जाता, तो दिक्कत की बात थी, ठीक है? अब दूसरा चीज़ देखो, प्लांट जो है ना वो लाइफ टाइम ग्रो करते रहते, ग्रो ही करते रहेंगे। इनके इसमें ऐसा नहीं होता प्यूबर्टी हिट हो गई तेरी, तू 18 साल का हो गया, तू 21 साल का हो गया, साइकिल चला, तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, इनका वैसे नहीं होता है, ग्रो होते रहेंगे, सॉर्टेड। बट ये जो हमारे एनिमल्स है ना, इनका एक लिमिट तक ही ग्रोथ होता है, उसके बाद में इनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि हम ग्रोथ रुक जाती है, फिर हम लंबे नहीं होते, फिर हमें प्लैंक लगाना पड़ता है लेक्चर लेने के लिए, है ना? ठीक है? तो बेसिकली अगर सेल्स वहाँ पे रिप्लेस हो भी रहे हैं तो वो इसलिए रिप्लेस होते हैं क्योंकि वहाँ पे सेल्स लूज हुआ है। जैसे तुम गिर जाओ तो मम्मी बोलती ना अरे तुम तो स्ट्रांग हो गए, तुम स्ट्रांग नहीं होता, तुम्हारी जगह वहाँ पे तुम्हारे जो मतलब गिरे फुरे सेल्स थे उसके जगह दूसरा लेयर आ जाता है सेल्स का, और कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है? सॉरी भाई। अब मैं रिप्रोडक्शन का बात करती हूँ। रिप्रोडक्शन तो भाई लगता ही था कि जो रिप्रोड्यूस कर रहा है भाई वो लिविंग तो है ही, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है ना जो लिविंग नहीं है।
अब हम लोग जब डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में बोल रहे थे, हमने क्या बोला, 100% सब लिविंग में वो होना चाहिए। अब सब तो डैडी मम्मी नहीं बन सकते, है ना, तो वहाँ पे आ गया क्वेश्चन। री का मतलब होता है अगेन प्रोडक्शन, का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। अब इसका डेफिनेशन देख लो, तो बेसिकली न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन अपने प्री एग्जिस्टिंग वन से। ये तो बात आपको सर विर्को ने भी कहा था एक श्लोक के थ्रू, ओमनिस सेलुला इस सेलुला, कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हुए आ रहे हैं, सारे के सारे सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हुए आ रहे हैं, वही वाली बात है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हो गए जैसे कि म्यूल, इनफर्टाइल कपल, वर्कर बीज, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बट लिविंग है। तो ये सारी चीज़ों से हमने बोला कि नहीं नहीं, रिप्रोडक्शन को हम अपने टीम में नहीं ले सकते, डिफाइनिंग फीचर के टीम में, तू नॉन डिफाइनिंग फीचर, चल चल निकल जा। फिर उसके बाद में हमने बोला कि मेटाबॉलिज्म के बारे में देखते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है अपने बॉडी में जितने रिएक्शंस हो रहे हैं उसका एडिशन। तो ना अब इमेजिन करो कि तुम लोगों ने खाया पनीर, अब वो पनीर से मेरे को मिला प्रोटीन, अब वो प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड बना, तो ये हो गया आपका कैटाबॉलिज्म। और वही अमीनो एसिड से बन के जुड़ के बन गया प्रोटीन, मेरे बॉडी के अंदर नया मॉलिक्यूल बन गया, वो एनाबॉलिज्म हो गया। तो अब बेसिकली क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का एडिशन जो होता है वो मेटाबॉलिज्म होता है। याद कैसे रखेंगे, एना एक बहुत अच्छी लड़की जिसके घर में जाती है उसका बहुत फ़ायदा करवाती है, तो एनाबॉलिज्म मतलब कि एडिशन टाइप का रिएक्शन। अब कोई चीज़ ऐड हो रही है इसका मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। यहाँ पे मैंने बता दिया, जैसे यहाँ देखो ये छोटे छोटे सेल्स थे, इसने एक गुच्छा बना लिया मतलब बड़ा सेल बन गया। अब ये एनाबॉलिज्म है, जोड़ना। तो एनाबॉलिज्म जो है उसमें हीट इवॉल्व नहीं होता, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैटाबॉलिज्म में देखो ना, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल था उसके 3 छोटे मॉलिक्यूल बन गए, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा ही होता है वैसा नहीं है। अब कोई चीज़ टूट रही है मतलब एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज होने वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इतना समझ गया अपने को। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या एग्जैक्टली, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। तो हमने बोल दिया अच्छा ठीक है, मतलब जो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म कर रहा है वो लिविंग है। तो ना उनने क्या बोला कि चलो टेस्ट ट्यूब में करके देखते हैं। जैसे तुम्हारे टेस्ट ट्यूब बेबी का बात सुनते हो ना तुम लोग, तो वो लोग भी तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ करते ही ऐसा। तो बाद में उन्होंने बोला कि डेफिनेटली इट कैन परफॉर्म ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बट ये लिविंग नहीं है। बट इसको एंटायरली हम नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कर सकता है, तो ये बीच में आ गया, ना लिविंग है, नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ठीक है, बट मेटाबॉलिज्म हमने ऐसा तो नहीं बोला ना कि टेस्ट ट्यूब लिविंग हो सकता है कम्प्लीटली, तो इसलिए इसको हमने डिफाइनिंग फीचर के टीम में ले लिया। ठीक है, थोड़ा मेरे को टाइम भी देखते रहना पड़ेगा क्योंकि अपना लेक्चर भी है अभी। अब कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस का बात करते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि मुझे पता है कि मेरे सराउंडिंग में क्या चल रहा है। ठीक है, दैट इज़ कॉन्शियसनेस, और ये हर ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लांट में भी होता है। अब मान लो एक प्लांट है जहाँ पे धूप है वहाँ पे मुंह नहीं निकाल लेगा, जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे अपने जहाँ पे पानी है वहाँ पे अपने जड़ें नहीं घुमा लेगा। वैसे हम भी है, जहाँ हमें फ़ायदा दिखता है जहाँ हमें नुकसान दिखता है हम वहाँ से हट जाते हैं, फ़ायदा दिखता है वहाँ चले जाते हैं। तो डिफाइनिंग फीचर हो गया वो एक तरीके से। उसके बाद में सेल्फ कॉन्शियसनेस, जैसे कि मैं अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं, कहीं मैं मोटी तो नहीं हो गई, मेरे बाल तो सही लग रहे हैं ना, मेरी आवाज़ तो बराबर आ रही है ना, ओहो हो वो बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सब सेल्फ कॉन्शियसनेस का जो फीचर होता है ना, ये सब ह्यूमन में होता है। तो इसको हमने बोला नहीं नहीं, तू डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता, जानवर को थोड़ी पता है वो कैसा दिख रहा है ना। तो अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों का कि क्या होता है एग्जैक्टली कॉन्शियसनेस, तो वो ना सेंस और रिस्पॉन्स होता है। मैंने सेंस किया कि क्या चल रहा है, मैंने उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया, दैट इज़ नथिंग बट योर कॉन्शियसनेस। अब जो आपका रिस्पॉन्स होता है ना वो 3 तरीके से होता है क्योंकि इन्वायरमेंट वैसा एक्ट करता है, या तो आप फिजिकली रिस्पॉन्ड करते हो, या तो आप केमिकली रिस्पॉन्ड करते हो, तो बायोलॉजिकली रिस्पॉन्ड कर देते हो। ठीक है, अब एक चीज़ होता है कि कुछ लोग ना जब कोमा में रहते हैं तो वो लोग ना कोई चीज़ परफॉर्म ही नहीं कर सकते, उनको कॉन्शियसनेस ही नहीं होता, इसलिए उनको ब्रेन डेड बोला जाता है। मतलब कि एक ऑर्गन जो है उसका है ही नहीं, तो वो लिविंग में कंसिडर भी नहीं किया जाता है, वो बीच में आ जाता है इस सिचुएशन में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे विथ द टॉपिक ऑफ इंटरैक्शन एंड इमर्जेंस। इंटरैक्शन का मतलब इस सब कुछ ये लिखा हुआ छोड़ दो, सिर्फ ये डायग्राम को देखो, ये सेल्स है, इसने इंटरैक्ट किया, इसने ऑर्गेनल बनाया, फिर ऑर्गेनल से टिश्यू बना और टिश्यू से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो साथ में आ रहे हैं ना दैट इज इंटरैक्शन,
बट सेल से अगर मैं टिश्यू का बात करूँ तो मेरा जो फीचर्स है, मेरे जो कैरेक्टर्स है वो ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, तो उसको इमर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर इंटरैक्शन एंड इमर्जेंस। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंटरैक्शन दिखाते हैं, एंड इमर्जेंस का बात करूँ मतलब ऐसे इंटरैक्शन लोअर लेवल पे जिसके वजह से मैं हायर लेवल पे जा पाऊँ। आज तुम पढ़ रहे हो, कल जाके तुम हायर लेवल पे जाओगे, इमर्जेंस हो गया, बट तुमने इंटरैक्ट किया ना। नेक्स्ट है तुम्हारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बाई और नॉमियल को अलग अलग वर्ड में डिफरेंशिएट कर दो। बाई का मतलब होता है दो, और नॉमियल का मतलब होता है नामकरण, जिसमें हमको बहुत मजा आता है। दो, अब क्या दो, तो दो कंपोनेंट के थ्रू इसका नामकरण जो है ना वो बेस रहता है। जैसे हम लोग में नाम रखने का सिचुएशन है तो हम पंडित जी के पास जाते हैं, बताइए कौन से शब्द से नाम रखा जाए, क्या इसका पहला लेटर होना चाहिए, तो बाइनोमियल। फर्स्ट कंपोनेंट जो हो गया वो जीनस होता है, और सेकंड कंपोनेंट जो हो गया ना वो स्पीशीज़ का होता है, मतलब बेसिकली स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है ना उसकी बात चल रही है। जैसे अपना नाम और सरनेम होता है राधा चौधरी, वैसे ही इनका जीनस स्पीशीज़ ऐसा रहता है। ठीक है, अब रूल्स क्या क्या हो गए, सपोज मैंगो है, ठीक है, इसमें मैं एग्जैक्ट लिख के बताई हूँ कि कैसा लिखा जाता है, प्रॉपर रूल क्या होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू लिखने का। तो मैंगो को मैंने लिख दिया मैग्नीफेरा इंडिका। तो पहली बार जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है ना वो कभी भी कैपिटल होता है। दूसरा, तुम अगर देखो या तो ना मैं अंडरलाइन किया है इसको, या तो मैं लैटिन फॉर्म में लिखूंगी। तो अगर मैं लैटिन फॉर्म में नहीं लिख पाई तो मैं सेपरेटली जीनस और स्पीशीज़ को अंडरलाइन करूंगी। ठीक है, सेकंड वर्ड जो होगा वो हमेशा स्मॉल होगा, और ये जो LINN लिन लिखा है ना, ये लिनेनियस का एक छोटा सा एब्रीविएशन है, क्योंकि वो उसने बनाया था, उसने ढूंढा था। ठीक है, तो अब तुम ऑब्जर्व करो कि फर्स्ट वर्ड यहाँ पे कैपिटल है, ये छोटा है, और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया गया है। सो दैट इज़ हाउ आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हो। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने लाइव लेक्चर्स में भी किए हैं, और साथ में डिटेल वन शॉट में भी किया, तो वहाँ पे देख लेना। अभी हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं। अब टैक्सोनॉमी बेसिस क्या होता है, मतलब बेसिकली टैक्सोनॉमी नामकरण के बेसिक्स पे हम लोग क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं वो देखो। तो देर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ। ठीक है, बहुत सारे स्पीशीज़ है भाई, और अगर उनको अंडरस्टैंड करना है, उनके बारे में स्टडी करना है बहुत अच्छे तरीके से, तो हमको उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे जाके पढ़ना आज रोमांस नॉवल, और मेरे जैसा बंदा है जिसने लाइब्रेरी सेट किया, मैं तो ढूंढ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं कैसे भी रख दूंगी। बट उसी जगह मेरे पुकीज जैसे कोई अच्छे बंदे तो वो बराबर रखेगा, फिक्शन नॉन फिक्शन, उसके अंदर भी नॉन फिक्शन के अंदर मैं क्राइम, थ्रिलर, रोमांस, फिर मैं जाके निकाल लूँगी। तो क्लासीफाई जब हम करते हैं ना तो हमें चीज़ें पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। हम इंसान लोग हैं, हमको सबके बारे में पढ़ना है, इसलिए हम लोग क्लासिफिकेशन करके पढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब दो तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एक होता है मॉडर्न तरीका, एक होता है कन्वेंशनल तरीका। मॉडर्न तरीके में क्या करते हैं हम लोग ना, इंटरनल यानी कि एनाटॉमी, अंदर से क्या क्या फीचर्स मुझे दिख रहा है उसको एक बार देखते हैं, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि उसका आउटर स्ट्रक्चर कैसा है, उस इन दोनों चीज़ों को देख के मैं उसका नामकरण करती हूँ। ठीक है, अब ये दो चीज़ हो गई। दूसरा सेल का स्ट्रक्चर, उसका सेल का ऑर्गेनाइजेशन कितने लेवल का है वो देखा जाता है, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है वो देखा जाता है, और आजू बाजू के सराउंडिंग में वो कैसा रिएक्ट कर रहा है वो भी देखा जाता है। तो ये आपका मॉडर्न वे हो गया क्लासिफिकेशन का। फिर एक होता है आप लोगों का कन्वेंशनल वे। कन्वेंशनल वे में हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं, मतलब बेसिकली उसका कैरेक्टर्स निकालते हैं, उसके फीचर्स निकालते हैं। बाद में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली कहाँ का है, इसका नामकरण क्या करना है, फिर उसको क्लासीफाई किया जाता है। मतलब मुझे पता चल गया कि ये ऑर्गेनिज्म में ऐसे फीचर्स, जैसे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हो गए तो मैं सबको एक्वाटिक के जगह पे क्लासीफाई कर दूंगी। ठीक है, और बाद में मैं उसका नामकरण करूँगी। तो ये दो तरीके हो गए आपके टैक्सोनॉमी करने के, नामकरण करने के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टैक्सोनॉमिकल एड्स यानी कि टूल्स क्या क्या है। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ टूल्स लिखे हैं। पहला है आपका बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन क्या होता है, जहाँ पे सारे के सारे प्लांट्स, जितने टाइप के स्पीशीज़ के प्लांट्स हैं जो यहाँ पे ग्रो हो सकते हैं, या तो उनको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दे दो या हमारा इन्वायरमेंट दे दो, उनको ग्रो कराना है, मतलब लाइव प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो ये एक तरीके से चीज़ हो गया जहाँ पे मैं चीज़ों को, मैं अपने प्लांट्स को प्रिजर्व कर सकती हूँ। दूसरा देखोगे मैनुअल। मैनुअल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टडी करनी है इस पर्टिकुलर एरिया के सारे प्लांट्स की, तो ना मैं मैनुअल जाके रिफ़र करूँगी, ओके इस पर्टिकुलर एरिया में इस टाइप के प्लांट्स है क्या, ओके आई अंडरस्टूड, लाइक दैट। तुम कोई सामान खरीदते हो तो भी तुम यूज़र मैनुअल देखते हो ना, वैसा ही। अब फ्लोरा, फ्लोरा मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के जितने प्लांट्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ। फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं ना, फौना मतलब एनिमल्स रिलेटेड।
फिर हो गया आपके कीज़। कीज़ मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन कीज़ बोलते हैं। तो ना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहता है, अगर आंसर येस है तो आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ पूछ के, इन्वेस्टिगेशन कर करके हम पहुँचते हैं कि इसका एग्जैक्टली नाम क्या है, इसको हम किधर प्लेस करेंगे। ईच क्वेश्चन इज कॉल्ड एज लीड। हम बोलते हैं ना मेरे को लीड मिली तब मैं आगे गया। क्राइम पेट्रोल में ऐसा होता है ना कि लीड मिलते गए, हम आगे जाते गए, हम आगे जाते गए और पता चल गया इसने इसका खून किया है। वैसा ही ज़ूलॉजिकल पार्क्स यानी कि जूस की बात करो तो यहाँ पे जो डेड ऑर्गेनिजम्स है, सॉरी, अगर मैं ज़ूलॉजिकल पार्क्स की बात करूँ तो यहाँ पे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मैं एक प्रिजर्व्ड एनवायरनमेंट के अंदर में रख रही हूँ सो दैट उनके नंबर में कोई दिक्कत नहीं आए, वो लोग एक्सटिंक्ट नहीं हो जाए। जैसे मैंने टाइगर रख दिया, पेंगुइन रख दिया, बट मेरे को अलग से उनको इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। पेंगुइन तो अब राजस्थान में आ नहीं पाएगा, तो मुझे पूरा का पूरा बर्फ़ से उसको बचाना पड़ेगा सो दैट वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देके आज जानवरों को बचाना। म्यूजियम, यहाँ पे डेड ऑर्गेनिजम्स के रहते हैं, जैसे डायनासोर देखना, म्यूजियम चले जाओ। अब तो मोनोग्राफ का बात करो, फॉर एग्जांपल मुझे एक ही एरिया के एक ही टाइप ऑफ स्पीशीज़ के प्लांट के बारे में बात करना है, तो मैं पूरा मैनुअल क्यों पढूं, मैं फ्लोरा क्यों पढूं, मैं मोनोग्राफ पढ़ लूँगी ना, सिर्फ एक ही प्लांट पढ़ना है तो इट विल पिक, ये थोड़ा अपना सर्च जो है ना नैरो कर देता है। अब लास्ट में आप देखोगे हर्बेरियम। हर्बेरियम का मतलब क्या होता है, जो आपका प्लांट के स्पीशीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं डेटा कलेक्टर हूँ, मैंने प्लांट ऑब्जर्व किया, अच्छा ये न्यू प्लांट है, तो मैंने उसको लिया, मैंने उसको ड्राई किया। ड्राई करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर पे रखा जाता है। अब आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे ना कॉलेज में जाके, ब्लॉटिंग पेपर आएगा, ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो अगर चीज़ें एकदम वेट है तो उसको हमको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, नहीं तो हम प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। तो उसको ब्लॉटिंग पेपर पे रखा जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है, फिर डेटा कलेक्टर का नाम लिखा जाता है, कौन सा स्पीशीज़ है, कौन सा जीनस है, उसका नाम, एरिया ऑफ कलेक्शन, टाइम ऑफ कलेक्शन, और सबको सेम साइज ऑफ पेपर पे प्रिजर्व करके रखा जाता है सो दैट हमको समझे कि ये कैसा दिखता था। ठीक है, तो यही थे आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था। क्लासिफिकेशन सिस्टम तो ये है आपके किंग फिलिप, मुच्छरदास, ये इनको ना सूप बहुत पसंद है। हम लोग एक दिन मैंने सूप बनाया था तो ना इनको बहुत सूप अच्छा लगा, तो ये बार बार सूप लेने आते थे। इसके थ्रू आप सब समझ जाओगे, स्टोरी याद रखना। तो किंग फिलिप के बारे में ना अब मैं तुमको बता रही हूँ कि जो इंग्लिश में बताऊंगी, डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। तो डी से आएगा डिवीजन, के से आएगा किंगडम, फिलिप के पी से आएगा आपका फाइलम, सी से आएगा क्लास, ओवर से आएगा ऑर्डर, एफ से आएगा फैमिली, गुड के जी से आएगा जीनस, और सूप के एस से आएगा स्पीशीज़। तो पूरा का पूरा ऑर्डर KPCOG जो है वो पूरा का पूरा ऑर्डर अपने को समझ गया, कंठस्थ हो गया, बिल्कुल भूलेंगे नहीं अब हम। तो क्या हमने देखा था कि मुच्छरदास, डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। ठीक है, इसके थ्रू पूरा क्लासिफिकेशन याद हो गया, कंठस्थ हो गया। अब कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या होता है, क्या ज़रूरत है अपने को कंजर्वेशन करने की, वो देख लेते हैं। तो कंजर्वेशन बेसिकली हम क्यों करते हैं कि हमको इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना है। अब आपको पता है कि फूड चेन होता है, अगर फूड चेन में एक मेंबर भी हिल डुल गया ना तो पूरा फूड चेन हिल जाता है। जैसे सांप की क्या ज़रूरत है, सांप को मार देते हैं, तो अगर सांप मर गए तो चूहे आ जाएंगे, तो ये सब दिक्कत हो जाता है। अगर एक भी मेंबर को तुम हिला दिए या नंबर कम हो गया तो तुम्हारे इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में डिफरेंस आ जाता है। तो वो सब चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। अब इसको मेंटेन करने के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करने के लिए हम लोग कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। तो इन सीटू स्ट्रैटेजी होता है और एक्स सीटू। इन सीटू मतलब कि मैंने ना एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट बनाया और उसके अंदर मैं प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करूँ। जैसे कि प्लांट्स के लिए तुम बोल दो बोटैनिकल गार्डन्स और एनिमल्स के लिए तुम जूलॉजिकल पार्क्स बोल दो। एक्स सीटू मतलब मैंने एक एरिया था उसको सिर्फ अपना नाम दे दिया है और मैं केयर करूँगी बट उनको नहीं समझेगा। जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क, एक बड़ा सा जंगल है जिसको नाम दे दिया मैंने कि ठीक है यहाँ पे जितने ऑर्गेनिज्म है वो मेरे जुरिडिक्शन के अंदर है, बट मैं उनको 4 दीवारों के अंदर बांधूंगा नहीं। तो वो एक्स सीटू टाइप का प्रिजर्वेशन हो गया। ठीक है, तो इसके साथ अपना पूरा का पूरा टॉपिक कवर होता है और आई थैंक एवरी वन ऑफ यू जो यहाँ तक पहुँचा है। ऐसे ही डिटेल्ड वन शॉट लाइव लेक्चर और 30 मिनट्स में अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करते करते हम लोग मास्टरी अटेंड करेंगे। और डोंट वरी, मैं शॉर्ट क्वेश्चंस का भी सीरीज़ लाऊंगी। सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस और प्लेलिस्ट में जाके झान मारो यार, बहुत चीज़ें बनाई हैं आप लोगों के लिए। सो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर कर दो यार ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, सबका भला करो। जब हम सबका भला करते हैं अपना भी भला होता है। और सब्सक्राइब करना चैनल को। सो लेट्स कैच अप टुगेदर, बाय बाय।